नमस्कार। आज हम बात करेंगे गुरु की नवम दृष्टि के बारे में, जिसके बारे में ये माना जाता है कि ये बहुत अच्छी होती है। तो हर भाव में गुरु की नवम दृष्टि क्या असर दे सकती है, ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम गुरु की ना नवम दृष्टि के बारे में पढ़ लेते हैं कि होती क्या है, ठीक है? तो गुरु की 3 दृष्टि बताई गई कुंडली में, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और नवम दृष्टि। 5वीं दृष्टि गुरु की मानी जाती है कि ये ज्ञान, संतान और शिक्षा से जुड़ी होती है। 7वीं दृष्टि जो होती है गुरु की विवाह, संबंध और भागीदारी यानी पार्टनरशिप से जुड़ी होती है। और जो 9वीं दृष्टि होती है ना, उसका संबंध कहीं न कहीं धर्म, भाग्य, सद्गति, हाई लेवल के जो हमारे टारगेट्स होते हैं और जो हमारा बिहेवियर होता है, सदाचरण, उससे जुड़ी होती है। तो जनरली ये माना जाता है कि गुरु ना एक शुभ ग्रह है और इसकी जहाँ भी दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि या तीनों दृष्टि जहाँ पड़ेंगी, वो ग्रह भी घर भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन ना ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसका एक कारण ये है कि गुरु खुद ही दूषित हो गया हो, पीड़ित हो गया हो या कुंडली में खराब अवस्था में हो, विकृत अवस्था में हो, नीच का हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो या कोई खराब अवस्था में हो। तो वहाँ पर नवम दृष्टि का फल भी बदल जाएगा और वही आज हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंस क्या है कि सबसे शुभ दृष्टि है और यही दृष्टि अगर खराब हो जाए, तो जो गुरु के अंदर अबंडेंस की पावर है ना, भाग्य जगाने की ताकत है। देखिए, एक तो हम लेके चलते हैं नवम भाव कुंडली का, जो भाग्य होता है, ठीक है? उसके अलावा गुरु की नवम दृष्टि के अंदर भी भाग्य छुपा होता है, ठीक है ना? और यही दृष्टि अगर खराब हो जाए, तो हम मानेंगे कि भाग्य का एक द्वार तो बंद ही हो गया ना। तो इसलिए इसको ज़रूरत वो दी जाती है, वैल्यू दी जाती है। और कहीं न कहीं धर्म से जुड़ी दृष्टि भी होती है। धर्म का मतलब होता है एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, ठीक है ना? भाग्य की दृष्टि आ गई और थोड़े से जो लोग आध्यात्मिकता की तरफ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान से भी जुड़ी मानी जाती है। और कुछ लोग जो लाइफ में अपने टारगेट्स नहीं अचीव कर पा रहे, तो वहाँ भी ये माना जाता है कि गुरु की नवम दृष्टि का उपाय करके यानी गुरु का उपाय करके रुके हुए भाग्य को खोला जा सकता है। ठीक है ना? और जब इसे खोला जाता है ना, तो अचानक भाग्य खुलता है और कहीं न कहीं जो आपका मनोबल होता है, नैतिकता होती है, उसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। सेम टाइम पर यदि गुरु आपकी कुंडली में सही नहीं बैठा, तो उसी भाव से रिलेटेड जहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है, वहाँ पर अधूरा ज्ञान, धार्मिक भ्रम और झूठे गुरु मिलते हैं। भाग्य में देरी और टूटे हुए वादे भी देखे जाते हैं। तो इसको थोड़ा-सा ना कंप्लीट तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है ना? तो हम बात करते हैं आज गुरु की नवम दृष्टि के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप पहला भाव ले लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने लगेगा। जितना प्रैक्टिकल होता जाता है ना, उतनी चीज़ें क्लियर होती जाती हैं। अब गुरु अगर पहले भाव में है, तो गुरु की 9th दृष्टि कहाँ पड़ेगी? नवम भाव पे, भाग्य के घर पे, पिता के घर पे, धर्म के घर पे, ठीक है ना? लेकिन पहले घर का गुरु अच्छा है या बुरा है, ये हम नहीं जानते। सपोज़ कीजिए ये मेष लगन की कुंडली, 1 नंबर लिखा है यहाँ पे जहाँ पे गुरु लिखा है। तो गुरु भाग्य का स्वामी हो गया, बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। लेकिन सेम टाइम पे अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, तो गुरु 8th हाउस का लॉर्ड बन जाएगा। वृषभ लगन में गुरु अष्टम का स्वामी बनता है। अष्टम का स्वामी जब लगन में आ गया, तो उसकी दृष्टि भी कहीं न कहीं परेशानी वाली हो सकती है। अगर यही 3 नंबर लगन है, तो गुरु तो यहाँ पे बाधक हो जाता है, 7th का लॉर्ड बनता है।
अगर ये 4 नंबर लगन है तो गुरु छठे का भी स्वामी है लेकिन भाग्य का भी स्वामी है, तो अच्छा बन जाएगा। और ये चीज ना कि गुरु अच्छा बैठा है बुरा बैठा है, ये आप नाइन्थ दृष्टि से अंदाजा लगा पाओगे। क्यों? तरीका क्या है? यदि गुरु पहले भाव में बैठा है और व्यक्ति की धर्म में रुचि अच्छी खासी है, तो आप मान सकते हो कि यहाँ पे गुरु सही है, पिता की सेवा करना चाहता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है ना? गुरु अच्छा है, पूजा पाठ में अग्रसर रहेगा। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन पूजा पाठ में आगे रहेगा। लेकिन अगर गुरु यहाँ पे नेगेटिव है तो उस पूजा पाठ का बखान करेगा, सबको बताएगा मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। और गुरु यहाँ पर पॉजिटिव है, वो किसी से नहीं बताएगा कि मैंने किसका भला किया किसका नहीं किया। इवन बात करने पर भी वो टॉपिक को छोड़ देगा, वो कहेगा ही नहीं कि, वो कहेगा छोड़ो इस टॉपिक को, मैं किसका भला कर रहा हूँ किसका नहीं कर रहा। लेकिन अपने पिता का भला तो जरूर करेगा, अंधविश्वास से दूर जाएगा। ठीक है ना? भाग्य के भ्रम में नहीं फंसेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति कर्म के तरफ जाएगा, उसको लगेगा कर्म करके अचीव किया जा सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे मार्गदर्शन कर रहा है कि भाग्य के भरोसे मत बैठ। ठीक है ना? तो ऐसा व्यक्ति पाखंड से, झूठे गुरुओं से थोड़ा सा दूर रहेगा। तो ये चीज आएगी। और वही नेगेटिव है तो ऐसे व्यक्ति का मल्टीपल एस्ट्रोलॉजर्स में, मल्टीपल तांत्रिकों में उठना बैठना पाएगा। उसे लगेगा कि यही लोग मेरी नैया आगे पार लगा सकते हैं, अदरवाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता। और वो बारों बताएगा, आज मैं इस देवी पे गया था, फिर मैंने वहां पर तपस्या की, फिर मैंने वहां तपस्या की। ये गुरु बता देगा। ये नेगेटिव वाला हो। तो इस चीज को ध्यान रखना हो। ठीक है ना? ऐसे लोगों की ना कहीं जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट होते हैं, पुराने जो अपने वेद पुराण हैं, उनको पढ़ने में रुचि बहुत होती है। ऐसे लोगों को विदेश यात्रा करने का मन बहुत करेगा, और कहीं ना कहीं जीवन में विदेश यात्रा करने का अवसर भी मिलता है। लेकिन पिता से शुभ संबंध इसकी एक निशानी है कि गुरु की नवम दृष्टि सही पड़ रही है पहले भाव में। अगर पिता से संबंध अच्छे नहीं है तो गुरु भी यहाँ पे भाग्य वृद्धि नहीं करके देगा। धार्मिक झुकाव नहीं है, धर्म को गलत बोलने वाली बात है, तो भी दिक्कत दे देगा। ठीक है ना? तो ये सब चीजें यहाँ से पता चलती है। अब सपोज कीजिए किसी का गुरु लगन में ही बैठा है लेकिन वक्री होके बैठ गया, तो ऐसे व्यक्ति को तो अपने धर्म का, अपने ज्ञान का अलग ही लेवल पर अकड़ पाएगा, जिसकी वजह से कोई भी उसके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा, वो जोड़ ही नहीं पाएगा, या वो हर वक्त बहुत बड़ा बड़ा सोचेगा। तो कभी भी जब किसी प्लानेट को एसेस किया जाता है ना कि भाई ये सही है या नहीं है, असेसमेंट होता है जो उसका, तो उसकी दृष्टियां भी चेक कर ली जाती है, उससे पता चल जाता है। ठीक है ना? अब बात आती है अगले भाव की। गुरु यदि दूसरे भाव में आ जाए, ठीक, तो दूसरे भाव में दृष्टि कहाँ पे पड़ी गुरु की? नाइन्थ दृष्टि दशम भाव पर। दशम भाव क्या है? करियर है, मैरिटल हैप्पीनेस है, पिता की माली हालत है, और पिता की हेल्थ है। ठीक है ना? अब गुरु खुद कहाँ चला गया? आमदनी के भाव में, सेकंड हाउस। फैमिली का भी होता है, आमदनी का भी होता है। ठीक है ना? लेकिन अब इसकी नवम दृष्टि बताएगी कि ये कैसा है। भाई करियर में इसको नेम फेम मिल रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, यहाँ पे गुरु अच्छा हो गया। ठीक है ना? पिता की हेल्थ ठीक है, तो भी देखा जाएगा। अगर पिता की हेल्थ खराब है तो गुरु नवम कहीं ना कहीं अच्छा फल नहीं दे रहा। तो करियर में उन्नति, सम्मान, सम्मान मिलना, नेम फेम, क्योंकि टेंथ हाउस आ गया ना, बड़े बड़े लोगों से सम्मान, वो मिलना, सपोर्ट मिलना। ठीक है ना? मतलब काफी बार ऐसा देखा जाता है, ऐसे लोग ना टीचर बन जाते हैं, स्पिरिचुअल फील्ड में चले जाते हैं, ओकल्ट फील्ड में चले जाते हैं, जुडिशरी में चले जाते हैं। ठीक है ना? वो चीज देखी जाती है।
लेकिन अगर आपको गुरु की सेकंड हाउस में अच्छी बुरे की पहचान करनी है तो बहुत छोटा सा टिप बताता हूँ। इनकी जुबान देख लो कैसी। अगर इनकी जुबान के अंदर अहंकार है ना, तो ये डूबेंगे ही डूबेंगे, पक्का ही डूबते हैं। और गुरु सेकंड में क्या होता है, जैसी अबंडेंस बढ़ती है इन लोगों की वाणी में अहंकार आ सकता है, अगर गुरु खराब है तो। जरूरी नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो आप ये समझ सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भाई आज नहीं तो कल तुम डूबोगे जरूर। ठीक है ना। जहां इनको अपने काम को लेके, काम धंधे को लेके फ्रस्ट्रेशन है, असंतोष की भावना है, गुरु से द्रोह है कि मेरे को जो टीचर मिले सारे ही चोर थे, बेकार है, ऐसी जगह जाकर सेवा दे रहे हैं जहां पर दिखावा हो जाए किसी तरह। जैसे सपोज कीजिए कि गुरु सेकंड हाउस में है और ऐसे लोग किसी मंदिर की सेवा कर रहे हैं, तो मंदिर की सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। लेकिन ये जानबूझकर ऐसा टाइम चुनते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को विजिबल हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि दिखावा देख रहे हैं। और उसमें क्या होगा कि इनके साथ छल बहुत होंगे। स्पेशली कहाँ होंगे, प्रोफेशनल प्लेस पर। अगर ये कहीं पे नौकरी करते हैं तो वहां हो जाएगा, अगर ये कहीं बिजनेस करते हैं तो इनके जो बिजनेस का प्लेस है वहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव जुपिटर की निशानी होगी। वरना सेकंड हाउस का गुरु इतना अच्छा माना जाता है कि पैसे को खुद ही अट्रैक्ट कर लेता अपनी तरफ। लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ईमानदारी बनी रहनी चाहिए। और अपनी ही फैमिली वालों को नीचा दिखाना, नेगेटिव गुरु की निशानी फैमिली वाले घर में चला गया ना। एक दूसरी बात क्या होती है, गुरु को ना हम गुरु का ही दर्जा देते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, धार्मिक इंसान हो गए। और जब हम उनको कुछ बोल दें उल्टा, वाणी है ना, तो भी ये माना जाता है कि गुरु की जितनी भी दृष्टि हम पढ़ रही है ना, जैसे पांचवी हो गई, सातवीं हो गई और नौवीं हो गई, यानी बीमारी, अचानक घाटे और काम धंधा, ये सब डूबने शुरू हो जाते हैं। तो सेकंड हाउस जुपिटर में ना आपकी जुबान की बहुत वैल्यू आ गई, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो गुरु की दृष्टि का ये हाल है, सपोज कीजिए ये वृषभ लगन की कुंडली है, तो गुरु 3 नंबर राशि में चला गया, जो कि इसकी शत्रु राशि है। और गुरु कौन है, 2, 5, 8, 9, अष्टम भाव का स्वामी है। अष्टम भाव आप जानते हैं, अष्टम भाव का स्वामी अगर दूसरे भाव में आ गया तो शुभ तो नहीं बैठा गुरु यहाँ पे। तो गुरु की कोई भी प्लेसमेंट जांचनी पड़ेगी, तब जाकर उस पर काम किया जा सकता है। ठीक है ना। अब गुरु अगर नेगेटिव होकर बैठ गया तो सबसे पहले ही हमें उस व्यक्ति को कहना पड़ेगा कि भाई आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति आए, आपसे बड़ा बूढ़ा आए, उसके पैर छुएं, उसको आदर करें, उसको खिला पिला के भेजें। और किसी भी धर्म का मजाक ना उड़ाएं, स्पेशली अपने गुरु को तो बिल्कुल ही उल्टा ना बोले। क्योंकि गुरु को उल्टा बोलने का मतलब है कि गुरु की अब जहां जहां दृष्टि पड़ रही है वो गलत प्रभाव दे देगी। तो गुरु की जो नवम दृष्टि है ना, इसमें ताकत तो बहुत है। और रुका हुआ भाग्य खोल सकती है, मतलब जहां नवम भाव हम कहें पीड़ित है जी, यहाँ कुछ नहीं दिखता, तो गुरु की नवम दृष्टि से हेल्प ली जाती है ज्योतिष में। इस बात को समझने की जरूरत होती है। और जहां गुरु की नवम दृष्टि की हेल्प चाहिए हमें, तो गुरु जहां भी बैठा है, देखिए वैदिक ज्योतिष का एक सिंपल सा रूल है कि कोई प्लैनेट जहां भी बैठा है उसका वहां पर इलाज संभव है। किसी का आसानी से हो जाता है, किसी का थोड़ा मुश्किल से होता है। लेकिन अगर वो ठीक हो जाए तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे गुरु की नेचुरल प्रॉपर्टी क्या है, शादी ब्याह बच्चा, अबंडेंस, ठीक है, वो चीजें तो फिर वो लेके आएगा ना। तो ये चीज देखी जाती है। ठीक। अब आ जाओ गुरु तीसरे भाव में। तीसरा भाव हमारे सिबलिंग्स का है, भाई बहनों का, हमारे पड़ोस का है, हमारे दोस्तों का है, हमारे द्वारा किए जाने वाले पराक्रम का है। ठीक है ना। तो थर्ड हाउस में जुपिटर, और दृष्टि कहाँ गई है,
सिंपली दृष्टि कहाँ जाएगी? इच्छाओं वाले भाव पे चली गई। शुभता है तो क्या होगा? ऐसे लोगों को ना सहयोग बहुत मिलता है, सपोर्ट मिलता है, इनफाइनाइट सपोर्ट मिलता है। मतलब जिस जो व्यक्ति जानता भी नहीं ना, इनको वो भी सपोर्ट कर देता है। और उसी सपोर्ट से कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति कर लेते हैं ये लोग। ठीक है ना? लेकिन वहां पर सबसे पहली डिमांड पता है क्या होती है? कि इनको ना बहुत अच्छे मित्र चाहिए होते हैं। और पराक्रम बहुत जरूरी है इनके लिए। मतलब जुपिटर की थर्ड प्लेसमेंट का अगर मैं बताना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जब खुद से काम करता है ना, खड़ा होके, बिना किसी शर्म के कि भाई मेरे को नौकरों से काम नहीं कराना, मेरे को अपने नंबर्स यूज नहीं करने, मेरे को खुद अपने हाथ से काम करना है, तुरंत इनके पास भाग्य खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा आलसी होता है ना, इसको लगता है कि मेरे पास बड़े सारे छोटे छोटे लोग हैं, लेबर है, मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, दोस्त हैं, वो काम करवा देंगे मेरा, मेरे को जरूरत नहीं हिलने की भी। देखिए तीसरा भाव ना पराक्रम है। पराक्रम मांग रहा है कि आपको शरीर हिलाना पड़ेगा, तब तक आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। ठीक है ना? अजीब अजीब जगहों से आपको सहयोग मिलेगा। ठीक है ना? मतलब ऐसी ऐसी गाइडेंस मिलेंगी कि जो आपको खुद ही आगे ले जाएंगे। मतलब बड़े लोग मिलेंगे जो आपके कहीं ना कहीं दोस्ती की तरफ आपका हाथ बढ़ाएंगे, अपना हाथ बढ़ाएंगे, और वो चीज आपको फायदा देगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया? तीसरा भाव संगत है और दृष्टि है इच्छाओं पर, और गलत मित्र जुड़ जाएं तो इनके अंदर वो गलत इच्छाएं जगा देंगे, जिस इच्छा की इनको जरूरत ही नहीं है। सपोज करो आप एक युवक हो और आपके टारगेट क्या है कि खुद की शादी करनी है मुझे, अपना घर बनाना है, अपने पेरेंट्स को अच्छे से पालना है, और जो मेरे सिबलिंग्स हैं उनको अच्छे से पालना है। थर्ड गुरु की इस प्रायोरिटी होती है। ठीक है? जैसे ही उसके मित्र आ गए लाइफ में, गलत मित्र, तो उन्होंने क्या इच्छाएं जगाई कि भाई आपको ना मौज मस्ती करने की जरूरत है, अपनी भी इच्छाएं बढ़ाओ। तो ये चीज धोखेबाजी दिखाती है। ऐसा व्यक्ति जिस भी फील्ड में जाता है ना, नाम जरूर करता है अपना। लेकिन अगर यहाँ पे गुरु अच्छा नहीं हुआ, सपोज करो शनि से पीड़ित है, या किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा जो इसका एंटी है, जैसे बुध हो गया, राहु हो गया, तो ऐसा व्यक्ति धोखा खा जाएगा बहुत बुरा, अपने ही किसी नजदीकी दोस्त से या भाई बंध से। और उसका एक ही कारण होगा, सिंपल सा, बस एक सिंपल कारण, कि ऐसा व्यक्ति खुद से एफर्ट नहीं करा और दूसरे पे ट्रस्ट करके उसको एफर्ट करने दिया। अगर मुझे पता है कि मुझे एक सामान लाने पर्टिकुलर दुकान पे जाना चाहिए, और मैं खुद उठकर नहीं गया, मैंने अपने किसी विश्वास पात्र को भेज दिया, और उसने वहां जाकर या तो ज्यादा बिलिंग पर माल ले लिया, दुकानदार से सेटिंग कर ली और अपना ही काम खोल लिया, कुछ इस तरह की चीजें देखी जाती। लेकिन गुरु तीसरे वाला व्यक्ति जब तक अपने पाँव पे खड़ा है और उसको कोई भी काम करने में शर्म नहीं है, तब तक वो बहुत ताकतवर है, और उससे उलझना भी बहुत मुश्किल पड़ता है। ठीक है ना? जहां ये आलसी हुआ वहां पर आप कुछ भी नेगेटिविटी इनके साथ देख सकते हो। ठीक है ना? तो वो चीज देखी जाती है। सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि तीसरा भाव से जुड़ी हुई चीज है। तो जिस भी संगत में जाते हैं वहां पे अपना अच्छा नाम कर लेते हैं। गुरु चौथे भाव में, जो कि माना जाता है कि बहुत बढ़िया है, और गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो चली गई अध्यात्म पे, मोक्ष पे, इन- विदेश पे। ठीक है ना? तो शुभ प्रभाव क्या है? ऐसे व्यक्ति बेफिक्रे हो सकते हैं, क्योंकि मोक्ष की भावना है उनके अंदर, साधना की इच्छा है, घूमना चाहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना? ट्रैवल करना चाहते हैं बहुत ज्यादा।
और जुपिटर 4, जितना मन अच्छा है ना, देखिए चंद्रमा का घर होता है चौथा, मन का। और जुपिटर कह रहा है मैं यहाँ पे जाके एक्सोल्टेड हो गया, एक्सोल्शन में आ गया, उच्च का हो गया, यानी मन की भी परम अवस्था को जीत गया। तो गुरु 4 वाले का तो मन बहुत अच्छा मिलना चाहिए, सबके साथ एक जैसा बिहेव करने वाला, परोपकार करने वाला, ठीक है ना, किसी ना किसी साधना में भी लीन हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर अपनी लाइफ के ना पूरे मजे कर रहा होगा, लेकिन हाइजीनिक तरीके से। अब ये गुरु खराब है, तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति ना कंजूस हो जाएगा। वो पैसा जोड़ेगा सिर्फ अपने लिए, और उसकी इच्छाएं भी किस तरह की होंगी कि दूसरों का पैसा भी छीन लो। यानी उसको कुदरत नहीं मारेगी, कोई बाहरी शक्ति की जरूरत ही नहीं है उसको मारने के लिए। उसका जो मानसिक ढांचा है ना, वही उसको मार देगा। क्योंकि उसका जो खुराफाती मन है ना, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। वो एक जगह जाएगा, थोड़े दिन काम चलेगा, जैसे उसे देखेगा कि यहां से तो मुझे और भी कुछ खींचना है, खराबी आ जाएगी। तो क्या होगा? मानसिक भटकाव आएगा, अध्यात्म में धोखा हो जरूर होगा इनके साथ। मतलब अध्यात्म में धोखे का मतलब ये है कि अब कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं रहा, तो उसको कैसे बोल देंगे? उसके साथ कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाएगा, प्रॉपर्टी फ्रॉड हो जाएगा, नींद की समस्या आ जाएगी। और ऐसा व्यक्ति कभी भी ध्यान की तरफ जा ही नहीं पाएगा। ध्यान का मतलब है कि जब उसको सोचने का मौका मिलेगा ना, वो शांत होने की बजाय अग्रेसिव हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं नींद की समस्या। कि जब तुम्हें शांत होना था, तुम अग्रेसिव हो गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो खुराफाते थी ना, अब तुमको परेशान करेंगी कि तुमने ये काम गलत किया। जैसे सपोज कीजिए गुरु 4, ठीक है, मैं आपको उलझा नहीं रहा, लेकिन राशि में भी कई बार देखते हैं ऐसे। और गुरु 4, उसने कोई काम स्टार्ट किया जिसमें उसका एक पार्टनर भी है, ठीक है, ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चलेगा हमेशा। जैसे ही उसने देखा कि मेरा पार्टनर क्यों कमा रहा है, मैं तो इससे ज्यादा खींचना चाहिए, मुझे जरूरत है इससे ज्यादा, बस उस दिन क्या होगा? या तो पार्टनरशिप में ब्रेक होगा, या इनका काम में मन लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि गुरु की एक दृष्टि दशम भाव पर भी है। ठीक है, इन्हें कॉन्फिडेंस होगा कि मैं खुद ही जुटा लूंगा। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप हुआ पार्टनरशिप से, या इन्होंने काम को ओवरटेक किया, इनका काम डूबना शुरू हो जाएगा। क्यों? मन ऐसी चीज है, और इतनी खतरनाक चीज है, कि जब उसे ठगने को कोई ना मिले ना, तो वो खुद को ही ठग लेती है। तो एक ऐसा भ्रम होगा कि मैं कितना बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकता हूँ, और ये सोचते सोचते रात हो जाएगी, सो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह होगी, फिर सोचता सोचता सो जाएगा। ऐसे करते करते वो सालों भी निकाल सकता है। जब तक अपने मन को नहीं खोलेगा ना, कि भाई सर्वे भवन्तु सुखीन सर्वे भवन्तु निरामया, जब तक इसके पास अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं होगी। क्योंकि मन है, मन की उच्चतम पोजीशन पे आप जाके बैठ गए हो, तो मन को साफ रखना पड़ेगा, सबको अपना भाई बंद मानना ही पड़ेगा। जैसे ही आप सबको अपने कुटुंब का, अपने परिवार का हिस्सा मानोगे, आपकी अबंडेंस बढ़नी शुरू हो जाएगी, और इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि संभाले नहीं संभलेगी। लेकिन आज के समय में, कलयुग के इस स्तर पर, ऐसा होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु चौथे में बहुत अच्छा फल नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हद ज्यादा से ज्यादा सेल्फ ओरिएंटेड हो गए। इवन अपनी माइक्रो फैमिली, अपना बच्चा, अपनी जो पार्टनर है, उनसे भी ज्यादा अपने आप को ध्यान दे देते हैं। और इस गुरु को जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि एग्जॉल्शन में था, इसको जरूरत ही नहीं थी, इसका तो मन खोलना था, शुद्ध करना था। तो उस चीज पर इन्हें ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा खर्च करके देखें किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर ऐसे जिसको जरूरत हो। ये नहीं है कि किसी अपने को ही ऐसे दे दिया जिसको आपको देना ही था। ठीक है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, नवम दृष्टि मोक्ष पे है, लेकिन नवम दृष्टि खर्चे पे भी है।
तो इन्हें लगता रहेगा कोई ना कोई मेरा काम निकल जाएगा, थोड़ा खर्च कर दो, चलो ट्रेवल कर ही आते हैं। वहां पे पैसा फूका है, अपने नजदीकी लोगों को ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं मिलेगा। यही गुरु सपोज कीजिए पीड़ित है, बुध के साथ है, राहु के साथ है, तो ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी संपत्ति को फूकने का ताकत रखता है। ठीक है जी। गुरु पंचम भाव। अब पंचम भाव तो बुद्धि का है, सूर्य का घर है, तो अहंकार भी है, संतान का घर भी है, तो बच्चों की तरह ग्रास्पिंग पावर भी है, ब्रह्म ज्ञान भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो गुरु पंचम भाव में एक गारंटी तो मिलती है कि व्यक्ति बुद्धिमान तो जरूर होगा, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, आत्मबल बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि दृष्टि जो है वो सीधा, मतलब आप लगाओ भाग्य दृष्टि लगन पे चली गई, तो आत्मबल बहुत ज्यादा होना चाहिए। आत्मबल समझ लो कि अंदर की शक्ति, इनर पावर और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों बड़ी ताकतवर हो सकती है। संस्कार बहुत अच्छे हो सकते हैं, और व्यक्ति का जो करेक्टर है वो बहुत अच्छा हो सकता है। ये सब चीजें देखने में आ सकती है। लेकिन पंचम भाव का व्यक्ति, इनका गुरु है, और आप उनसे बात कर रहे हो और आपको फीलिंग आ रही है कि इसमें अकल है या नहीं है, तो समझ जाइए पंचम भाव का गुरु बहुत बुरे फल देने वाला है उससे, अच्छा खासा बुरा फल दे सकता है। और जब बुद्धि फिरती है ना, तो सबसे पहले चरित्रहीन होगा ऐसा व्यक्ति। तेजस्वी, ये माना जाता है गुरु पंचम वाला तेजस्वी होगा। तेजस्वी माने जिसका एक ओरा ताकतवर हो, और लाइफ के इनिशियल स्टेज में ये चीज महसूस भी करेगा कि जिस बड़े इंसान के पास जाता है वो इसको अपना मान बैठता है। लेकिन जैसे ही चरित्र को गिराना शुरू किया, तो वो तेज भी चला गया। जो लोग पास बिठाना पसंद करते थे, अब वो बात करना पसंद नहीं कर रहे। अब उसके बाद क्या होगा? अहंकार तो आ ही गया, क्योंकि पंचम भाव सूर्य का मूल घर है, और लगन पे दृष्टि है नौवीं, जो कि धर्म धर्म की दृष्टि है। अब धर्म में अहंकार आ जाए तो क्या होगा? व्यक्ति दिखावटी पंडित बनने की कोशिश करेगा। दिखावटी पंडित मतलब कि मेरे को बहुत नॉलेज है, बेचनी नहीं आ रही होगी उसे नॉलेज, लेकिन शो कर देगा अपने सामने, किसी को भी नहीं टिकने देगा। इसे बोलते हैं दिखावटी पांडित्य। मैं ही सब जानता हूं, ये भाव उसके अंदर आ जाएगा। सब जानता है, पंचम गुरु माना जाता है, ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन उसको उसको मार्केट में लाना, उससे उसको इनिशिएट करना, उससे चीजें अर्जित करना, उस मामले में जीरो होगा। तो जितने अच्छे संस्कार हैं रखे, जितना धार्मिक बन के रहे, और अपने करेक्टर पे कोई धब्बा ना लगने दे, और अगर लग भी चुका है तो उसको साफ करने की कोशिश करे, ये उतना ही जल्दी हील होता चला जाए। पंचम गुरु में सबसे पहली क्वालिटी क्या दिखेगी, अगर अच्छा है तो, कि ऐसे व्यक्ति की जो ओरा सिस्टम है बड़ा गजब होता है, अट्रैक्शन अच्छा खासा होगा, और पूरी जो इनकी फैमिली होती है उसमें भी एक सबसे अलग व्यक्ति प्रतीत होगा। इसके अच्छे की निशानी है। बुरा है तो क्या होगा, कि सबसे हल्का रह जाएगा पूरे कुटुंब में, अपने चरित्र की वजह से, उसकी वजह से झूठ और दिखावा, आडंबर। और जब कोई व्यक्ति सोचता है ना मैं बहुत ज्यादा समझदार हूं, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो पता चलता है ये अकेला ही रह जाएगा। जितना घुलेगा मिलेगा लोगों से, जितना बात करेगा खुल के, ठीक रहेगा। तो इस चीज के इन्हें ध्यान देना चाहिए। संस्कार बहुत जरूरी है पंचम गुरु में। अब बात करते हैं छठे भाव का गुरु, और इसकी नवम दृष्टि गई पैसे वाले घर पर, फैमिली वाले घर पर, वाणी पर, और खुद कहाँ बैठ गया? रोग ऋण शत्रु में। ठीक है, कंपटीशन में। तो एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एरिया जहां बोलने की बहुत जरूरत पड़ती हो,
जैसे काफी लोग होते हैं ना जो कमीशन का काम करते हैं, दलाली का, वहां वैल्यू ही आपकी जुबान की है। वकील है, राजनेता है, तो उनका तो सारा काम ही वाणी पे चल रहा है। यानी छठे भाव का गुरु प्रभावशाली वाणी तो देनी चाहिए। ऋण मुक्ति होनी चाहिए, कानूनी मामलों में सफलता दिखनी चाहिए, कानूनी चीजों से धन भी लाभ भी दिखना चाहिए, या कॉम्पिटिटिव एरिया, रोगन शत्रु, इनमें से किसी से वो दिखनी चाहिए इनकी। ठीक है ना। लेकिन यही गुरु अगर नेगेटिव हो रहा है, तो कैसे देखेंगे? ये लोग ना चलती चलती बात पर, मतलब कुछ दिक्कत नहीं है, सीधी बात चल रही है, लेकिन अचानक कोई ऐसी बात को पिच कर देंगे, सामने वाले को कड़वी लग जाएगी। और इनका पर्पस भी यही होगा कि सामने वाले को ये दिखाना कि मैं तेरे से कितना बड़ा हूं। कड़वाहट। अच्छा, छठा भाव जो है, सिंपल सा वन वर्ड में बोलो तो विवादों का होता है। नवम दृष्टि धर्म की है, भाग्य की है। और भाग्य कहाँ रुक गया जाके? फैमिली पे। यानी फैमिली के अंदर कोई ऐसा विवाद है जो सुलझ नहीं रहा, और उसकी वजह से पूरा का पूरा जो भाग्य है वो अटका पड़ा है। फैमिली में कोई भी ऐसा विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्यूट, या कोई गंदी लत है, किसी को भी जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई, वो चीज नहीं सुलझ के देगी। जरूरत क्या थी? कड़वा बोलने से बचना था। ये नहीं दिखाना था कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो। वाणी में गुरूर है, साफ पता चल रहा है। लेकिन उस एनर्जी को सही से यूज करना है। ये नहीं है कि आपके सामने जो भी आ रहा है आप उसको कुछ भी बोल दो। छठा गुरु दिखाता है कि भी आलसी भी हो तो वेट जो है आपका इम्बैलेंस हो सकता है, तो वेट को बैलेंस्ड फॉर्म में रखना था, वरना भाग्य रुका ही रह जाएगा। यहाँ वाणी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है ना। तो गुरु की नेगेटिव दृष्टि भी पड़ सकती है, जिसे हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। क्या पता कोई झूठा केस ही आपके ऊपर ऐसा पड़ गया, क्योंकि कोर्ट केस से रिलेटेड है छठा भाव, या कोई राजनेता ऐसा भी आपके पीछे पड़ गया जिसने आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगा दिए, दंड लगा दिए, सरकारी अथॉरिटीज को आपके पीछे लगा दिया, और आप निकल ही नहीं पा रहे उनसे। क्यों? क्योंकि आपको हर जगह हर बात नहीं बतानी थी। जितना वाणी पर कंट्रोल होता जाएगा, फैमिली पर कंट्रोल होता जाएगा, दूसरे भाव की चीजें क्या है? टेस्ट है, खाना है, इन चीजों को कंट्रोल करना है, सब वाणी को कंट्रोल करना है। अपनी पारिवारिक स्थिति जो है, आपके पास क्या धन है क्या नहीं है, किसी के आगे नहीं डिस्क्लोज करना। लेकिन गुरु यहाँ पे ये भी कह रहा है कि बैठ के पूरे दिन से बातें नहीं करनी, एक्ट करने का जरूरी है। छठा भाव क्या दिखा रहा है? कंपटीशन है, कंपटीशन करने के लिए बातें नहीं चलती, खुल के आओ। आपके मन में जो भी बात है वो अपनी फैमिली में बैठ के डिस्कस करो। शीत युद्ध मत करो, कोल्ड वार मत करो। ठीक है। और जब कोल्ड वार चल भी रही है तो उस टाइम भी अपनी वाणी को लगाम दो। ये जुपिटर की एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है, लेकिन जुपिटर की कोई भी पोजीशन अच्छी बुरी अपने आप को खराब कर सकती है, छोटी छोटी बातों पर। ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि जुपिटर किसी का छठे में आ गया तो कोई भी परेशानी आएगी लाइफ में उसको सुलझा लेगा, क्योंकि जुपिटर छठे में आने का मतलब है नेचुरल प्रॉब्लम रिजोल्वर है। ये कभी भी प्रॉब्लम की बात नहीं करेगा, प्रॉब्लम कैसे ठीक की जाए उस पर काम करेगा। वही इसका सबसे बढ़िया गुण था, और इसको उसी गुण को पहचानना है कि मैं प्रॉब्लम रिजोल्वर हूँ, प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं हूँ।
प्रॉब्लम क्रिएटर कोई भी हो, लेकिन मैं प्रॉब्लम रिजोल्व कर दूंगा। मैं वो मंत्री हूं जिसकी सलाह से चीजें ठीक हो सकती है। ये चीज फॉलो करनी है। सप्तम भाव का गुरु, सप्तम भाव और नवम दृष्टि पराक्रम भाव पर, ट्रैवल के भाव पर, पड़ोस के भाव पर, कम्युनिकेशन के भाव पर। कहाँ से फायदा है सप्तम गुरु का? कम्युनिकेशन से, लिखने से, मतलब लिखाई से, बोलने से, भाई बहनों से सहयोग से लाभ मिलेगा। और जहाँ ये सोशल मीडिया इंजन्स पे आ जाते हैं, लाइक यूट्यूब पे आ जाते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, फायदा मिल सकता है। ऐसे लोग लाइजनिंग से, दलाली से बहुत पैसा कमा लेते हैं। राइटिंग से बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं। मतलब जितना ज्यादा अपने जज्बातों को खोलेंगे, इनके लिए बढ़िया रहेगा। असल बात ये आ रही है, जितने ज्यादा कम्युनिकेशन अपने बनाएंगे बढ़िया रहेगा। ठीक है, लेकिन तीसरे भाव की एक क्वालिटी होती है, ये थोड़ा सा क्रूर भाव होता है। सातवां भाव क्रूर नहीं होता, तीसरा भाव क्रूर होता है। तो तीसरा भाव ये भी कहेगा कि जब आपको भाग्य खोलने का मौका मिले ना, तो किसी भी तरीके से खोल लेना। उस टाइम आप अपने सही गलत की नीतियों में मत फंसना, क्योंकि सप्तम भाव क्या है? तराजू। और गुरु जब तराजू, गुरु के हाथ में तराजू दे दोगे ना, तो गुरु हमेशा धर्म का पलड़ा भारी कर देगा। यानी उसे लगेगा कि जो तुम्हारा भगवान है, इन चीजों को वैल्यू दो, और जो भी तुम्हें प्राप्ति हो रही है उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटेरियलिस्टिक लाइफ की, भौतिक दुनिया की, या शनिचर की, शनिचर बराबर तोलता है, और गुरु कभी भी बराबर नहीं तोल पाएगा। तो ऐसे टाइम पर इस व्यक्ति को एक हार्श डिसीजन लेना होता है कि पैसा किसी भी तरह से आ रहा है, उसको लेना ही पड़ेगा। वहां पर इनको थोड़ा सा भाग्य से धोखा मिलने की उम्मीद रहती है, पर भाग्य इनको धोखा नहीं दे रहा। भाग्य कह रहा है कि भाई तीसरा भाव किसका होता है? बुध का होता है। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी चीजों से पैसा आ सकता है। इसमें ये नहीं है कि आप इलीगल तरीके से पैसा कमा रहे हो, किसी का घर खराब कर रहे हो, नहीं। आपको पास पैसा ही ऐसा लिखा है जो अजीब तरीके से है, जिसमें सबसे ज्यादा लाइजनिंग, दलाली, कमीशन देखा जाता है। ठीक है ना? और अगर नवम भाव, नवम दृष्टि खराब है, यानी सेवन जुपिटर खराब है, तो क्या होगा? रिश्तेदारों से दूरी हो जाएगी, रिश्तेदारों से बिल मन मुटाव हो जाएगा। किसी व्यक्ति को ऐसी आप गलत सलाह दोगे जिससे आपकी बदनामी हो जाएगी और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कि आप तो कंसल्ट कर रहे थे तीसरे भाव से, लेकिन यहाँ आपका भाग्य भी था, तो आपको कुछ भी बोलने से पहले ध्यान देना था। तो इस चीज पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन गुरु जहाँ सप्तम भाव में बैठा है, जो तराजू का भाव है, तुला का भाव है, तो गुरु को हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि तराजू बराबर ही ठीक रहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर थोड़ी सी अजीब चीज सिचुएशन हो जाती है जुपिटर के साथ, सेवंथ हाउस में और टेंथ हाउस में, कि जुपिटर हर चीज को धर्म और कर्म से तोलने में लगता है। और धर्म और कर्म कभी भी तोलने योग्य नहीं होते, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। ठीक है ना? आप कर्म की जगह पे धर्म नहीं ला सकते और धर्म की जगह कर्म नहीं ला सकते, वरना तराजू हमेशा इम्बैलेंस होगा। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना? जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है, और जीवन साथी के साथ मिलके अगर कोई व्यापार किया जाए तो और बढ़िया चलता है। मतलब जितना ज्यादा ऐसे व्यक्ति शुक्र को बढ़ाएगा, इनको फायदा हो जाएगा। जीवन साथी इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चीज का इन्हें ध्यान रखना है। मतलब उसका हेल्थी रहना, खुश रहना, इनके एफर्ट्स को जिंदा रखेगा।
थर्ड हाउस एफर्ट है ना, पराक्रम है। और अगर आप पराक्रम ही नहीं कर रहे, या आप हार मान के बैठ गए, तो गुरु की नवम दृष्टि खराब हो चुकी है। और अगर आप में जज्बा है काम करने का, आपके पार्टनर का आपको सहयोग है, तो जो ये सामने से नवम भाव भी है ना, ये भी कुछ नहीं कर पाएगा, यानी भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी अचीव कर सकते। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है ना, सिंपल सा है कि जितना शुक्र बढ़ाएंगे, जितना अच्छे कम्युनिकेशन बनाएंगे और उनसे लाभ निकालेंगे, इनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर ये लाभ वाले रिश्तों में भी भगवान ढूंढते हैं, सात्विकता ढूंढते हैं, तो फिर ये आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं आठवें भाव के गुरु पे। अब अष्टम भाव का जो गुरु है, रहस्यमयी हो गया, गूढ़ ज्ञान दिखाता है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि जो आपका परिवार है ना, वो भी कहीं ना कहीं रहस्यमयी होगा। आपके परिवार का कोई सदस्य, घर पे गई ना दृष्टि, आपके परिवार का कोई सदस्य किसी रहस्यमय विद्या में, रिसर्च में, माइनिंग में, ठीक है, या किसी इंट्रोवर्ट काम में जुड़ा होगा, साइकोलॉजी फिलोसफी से भी जुड़ा हो सकता है। आपकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ज्यादा ताकतवर है, और यही चीज आपको जिंदा रखती है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप आसानी से डरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव का मतलब यह है कि बचपन में ही आप काफी इंसिडेंट, या तो माँ के पेट में या अपने बचपन में ऐसे देख चुके हो कि आपको डर ही लगना बंद हो गया। इसलिए जब अष्टम भाव का गुरु वाला व्यक्ति तंत्र मंत्र सीखता है या ज्योतिष सीखता है, तो उसको जल्दी पकड़ में आ जाता है, क्योंकि उन चीजों से उसे डर नहीं लग रहा होता है। ठीक है ना। लेकिन माता के सुख में या खुद के सुख में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अष्टम भाव है ना, क्योंकि और ऐसे लोग ना मानसिक रूप से बड़े गहरे होते हैं, अपनी बात हर एक को आगे नहीं बता रहे होते। और इन ऐसा भी माना जाता है कि ऐसे लोगों की कुंडली में कोई गूढ़ शक्ति, कोई रहस्यमय शक्ति भी काम कर रही है, जिसका पता नहीं चल रहा, जो कुंडली में दिखाई भी नहीं दे रही। बस वो इन लोगों को, जिनके अष्टम भाव में गुरु, बस इनको ही फील होती है कई बार। और जितना ये आध्यात्मिक मार्ग पे चलेंगे ना, स्पिरिचुअलिटी में चलेंगे, इनको फायदा रहता है, नुकसान नहीं होता। तो इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अपने पारिवारिक कलेश में उलझ गए, और मेंटली, मानसिक रूप से क्लियर नहीं होके दे रहे, मानसिक उलझने बहुत ज्यादा बढ़ गई, माँ से लड़ाई कर रहे हैं, माँ से दूरी बना ली, वैचारिक दूरी, तो ये गुरु यानी अच्छा फल नहीं दे रहा। अष्टम भाव का गुरु वाला व्यक्ति, देखो, माँ से दूर होना आज की डेट में एक मल्टीपल रीजनों से हो सकता है, कारणों से हो सकता है कि भाई आप विदेश में सेटल हो गए, ठीक है ना, या किसी भी वजह से आपको दूर रहना पड़ता है, तो वो समझ में आता है। लेकिन आपने दूरी इस तरह से बनाई कि उनसे मुझे बात ही नहीं करनी, और आपकी रुचि हर बार इस तरह से होती है कि हर काम को मैं तंत्र से ही निकलवा लूं, हर काम को मैं हीलिंग से ही ठीक करा लूं। तो ये गुरु यहाँ पे खराब है, अच्छा नहीं है। क्योंकि गुरु अष्टम भाव का कह रहा है कि आपका मन ही बड़ा ताकतवर है, और कुछ रहस्यमय शक्ति तो आपका काम करके दे सकती है। आपको मानसिक रूप से उलझना नहीं है। अब जितनी मेडिटेशन करोगे, अपने मन को क्लियर करोगे, अपनी परेशानियों को लिख के सॉल्व करोगे कि मेरी इतनी परेशानी है, मुझे इन पे काम करना है, आपकी लाइफ बिल्कुल सॉर्ट रहेगी। लेकिन आपको लगेगा कि हर चीज के लिए तंत्र अवेलेबल है, ये गुरु यहाँ पर अच्छा नहीं है, खराब है। आपको लगेगा कि मेरे घर की वजह से मेरी सारी परेशानी है, तो भी आपको दिक्कत रहेगी। आपको लगता है कि मैं यहाँ से भग जाऊं तो शायद ठीक हो जाए, ये गुरु खराबी की निशानी। सबसे पहले जरूरी है कि अपने मन को खाली करें। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। नवम भाव भाग्य का है, गुरु का खुद का है, तो संतान से भाग्य,
मतलब हम कहेंगे कि भाई आपकी जब संतान पैदा हुई थी ना, तो आपको मेजर भाग्य में परिवर्तन देखने को मिला होगा। बेटर इट बी गुड और बैड, डिपेंड ऑन जुपिटर प्लेसमेंट, कि वो किस तरह की प्लेसमेंट है। और आपकी मनोव्यवस्था, मनोव्यवस्था क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे चौथा भाव का गुरु था ना, वैसे ही नवम भाव का गुरु है, कि आपके लिए कंजूसी लिखी ही नहीं है, आपके लिए खुला दिल होना जरूरी है। तो अगर खुला दिल था, तो जैसी आपकी संतान हुई, भाग्य उदय हुआ, और होता ही चला के आपकी ज्ञान में, हेल्थ में रुचि बढ़ती गई। ठीक है ना। आपको अलग अलग टीचर मिले और सबने आपको आशीर्वाद की तरह पढ़ाया। ठीक है ना। आप धार्मिक रिचुअल करते हो, बड़े सारे करते हो, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक उसका दिखावा या उसके टॉपिक पर बात ही नहीं करते। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं कि मतलब अगर छोटी सी कोई किताब भी पढ़नी है ना, सपोज कीजिए कोई हनुमान चालीसा पढ़नी है, तो अपने डेली रिचुअल में पढ़ेंगे, लेकिन मतलब ही नहीं इस टॉपिक में बताया कि मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, नहीं। ये अच्छे गुरु की निशानी थी। अच्छा, नवम भाव में गुरु आ जाना एक बड़ी बात मानी जाती है। बड़ी बात क्यों मानी जाती है? क्योंकि ना ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ अचीव कर सकता है। धार्मिक परिवार से होता है ऐसा व्यक्ति, कभी भी देखना जिनका गुरु नवम भाव में, उनके माता पिता कहीं ना कहीं अच्छे मानसिक मन के लोग होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि इनके जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है। अब जैसे ही ये व्यक्ति कंजूस हुआ, माता पिता की हेल्थ खराब होनी शुरू हुई, घर से धार्मिक एक्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि अब इसे लगता है कोई भी फंक्शन होगा घर में, कोई भी एक्टिविटी होगी, वो मैं प्राइवेट में ही करूंगा। मुझे किसी साथ की जरूरत नहीं है, बहन बेटी की मेरे को जरूरत नहीं है, रिश्तेदारों की मेरे को जरूरत नहीं, मैं अपने ही एंजॉय कर लूंगा, बस मेरा पार्टनर मिल जाए उसी के साथ मैं एंजॉय कर लूंगा। मतलब एक तरह से अशुद्ध बुद्धि बोल सकते हैं, कि जो बुद्धि है ना आपकी वो अशुद्ध हो गई। अब अब देखने को मिलेगा डाउनफॉल। अब आप क्या करोगे, जिस भी धार्मिक जगह पे जाओगे वहां की फोटोज डालोगे, पाखंड दिखाओगे कि मैं इतना ज्यादा पाठ पूजा कर रहा हूँ, सबको बताते फिरोगे कि लाइफ में इतनी पाठ पूजा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। रोने बढ़ जाएंगे। मतलब आपको लगेगा कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरी लाइफ में आ रहा है ना, जिसको थोड़ा सा मेरे काम धंधे पे, मेरे पैसे पे नजर जा सकते है, उसके आगे रोना शुरू कर देंगे कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये है वो है। आपका रोना ही अब आपकी नेगेटिविटी को बुलाएगा, एक तरह से पनौती को बुलाएगा। मतलब आप रो रहे हो, आप खुश हो रहे हो कि आपने सामने वाले को बेवकूफ बना दिया, बट आपने खुद का ही बेवकूफ बना दिया। नवम भाव चौथे भाव की तरह बिहेव कर रहा है कि भाई आप कमाओ, खर्चो, दुनिया को दो, स्पेशली अपने घर की बहन बेटियों को तो जरूर दो। और आपको लगता है कि वो बेकार है, उनका तो आना ही नहीं चाहिए, तो ये गुरु आपको बहुत बुरी तरह डुबो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। तो गुरु नवम में जब हम कहते हैं धार्मिक हो जाओ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मंदिर शिवालय शिवालय जाके आपको मत्था टेकना है, नहीं। ख्याल रखना, असली धार्मिक होना, मन से धार्मिक होना पड़ेगा आपको, पाखंडी वाला धार्मिक नहीं होना। ठीक है ना। पिता से विवाद छोड़ना पड़ेगा। पता चले कि आप अपनी संतान में इतना उलझ गए कि आपको पिता से कोई मतलब नहीं है, बस पिता की प्रॉपर्टी से मतलब है, डूबने वाले हो आप। इस बात को ध्यान रखना। वरना नवम भाव का गुरु बहुत ताकतवर होता है, अबंडेंस लाता है, इतनी अबंडेंस लाता है कि आप अपने कुटुंब में सबसे ऊंचे होते हो। लेकिन मन को पवित्र रखना पड़ेगा। दशम भाव का गुरु, जो कि जुपिटर की एक डेबिलेशन पोजीशन मानी जाती है, यानी नीच का गुरु माना जाता है। अब गुरु की नवम दृष्टि चले गई दुश्मन पे। ठीक है ना। तो गुरु जैसा ग्रह जब दुश्मन वाले हाउस पे देखेगा, तो दुश्मन को नाश नहीं करेगा, दुश्मनी का नाश करेगा, कि उसके बीच की मेरी जो दुश्मनी है ना वो खत्म हो जाए।
गुरु जैसा ग्रह किसी को मारने पर ज्यादा बिलीव नहीं करेगा। लेकिन अगर ये गुरु पॉजिटिव है और ऐसे व्यक्ति से किसी की लड़ाई हो जाए, तो इसका जो दुश्मन होगा ना, उसके पास से अबंडेंस चली जाएगी, उसका काम धंधा गिर जाएगा, और वो रोगी भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसा गुरु कंपटीशन के लायक ही नहीं छोड़ेगा सामने वाले को। लेकिन गुरु अच्छा होना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हर 10वें गुरु में आप ये बोल दोगे। क्योंकि 10वें भाव के गुरु के साथ भी एक प्रॉब्लम है। गुरु ब्राह्मण है, पंडित है, जिसको लेना आता है, और 10वां भाव कहता है भी दे, काम कर, बढ़। तो यहाँ पे गुरु को डेबिलेटेड माना गया। लेकिन जैसे ही गुरु किसी ऐसे प्रोफेशन में फंसता है ना, जहां पर सेवा देनी हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, वकील हो, टीचर हो, ज्योतिषी हो, जहाँ पे सेवा देनी पड़ती है, और सेवा भी कैसे, कर्मयोगी की तरह। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है कि काम में ही मेरे को योग मिल जाएगा, मुझे स्पेशली किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। गुरु है ना, तो गुरु को आप समझो, पंडित तो पंडिताई दिखाएगा ना, पूजा पाठ अपने रिचुअल देखेगा। लेकिन 10वें भाव में गुरु जब आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि भाई जब आप काम कर रहे हो ना, वही पूजा हो रही है। और जब ये व्यक्ति ये बात मान लेगा ना, मेरा काम से मेरी पूजा हो गई, मेरी एक्सरसाइज सब कुछ हो गया, तो ये गुरु अच्छी पोजीशन पे बैठा है। तब इसको रोग से भी मुक्ति मिलेगी, और जो भी कंपटीशन कंपटीशन में आएगा इनके, वो टिक ही नहीं पाएगा, मल्टीपल जगह से उसको नुकसान होगा। लेकिन गुरु तो गुरु है, डेबिलेटेड बोला गया है, आलसी बनाएगा, सेवा देने का मन नहीं करेगा, हर सेवा में इसको मेवा नजर आने लगेगी, पहले पैसे मिल जाए जब काम करें। कानूनी विवाद, अब 10वें भाव में गुरु हो और कानूनी विवाद लगातार पीछे पड़े हो, और ऐसे मुकदमे जिसमें आपका कोई लेना देना भी ना हो, तो समझ जाइएगा गुरु खराब है। अगर अभी अभी ऐसा कुछ हुआ है, तो समझ जाइए कोई ट्रांजिट इसके ऊपर से खराब जा रहा है, जिसकी वजह से ये पीड़ित हो गया। और अपनी सेवा देनी जितनी तेजी से बढ़ा देंगे ना, ये गुरु अच्छे से अच्छे झटके को झेल जाएगा। 10वें भाव के गुरु में कार्यस्थल पर झगड़े होने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। कार्यस्थल पर लाइफ में एक बार विवाद तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य कहाँ जा रहा है, कंपटीशन के हाउस में, विवादों के हाउस में, और ये कार्यस्थल है, तो कार्यस्थल पर विवाद पड़ेगा। और कई बार ऐसे व्यक्ति जब तरक्की कर रहे होते हैं ऊपर की ओर, तो भी इनके कार्यस्थल में विवाद पड़ जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति इनकी तरक्की नहीं संभाल पाता, झेल नहीं पाता। इन्हें क्या करना है, सिर्फ अपने जो सेवा दे रहे हैं उस पर फोकस रखना है। अगर ये लड़ने बैठ गए तो ये हार जाएंगे, क्योंकि गुरु नहीं लड़ेगा, और गुरु के करेक्टर में वो चीज नहीं है। गुरु के लिए गुरु के शिष्य लड़ जाएंगे। तो सेवा दोगे तो ही तो शिष्य बनेंगे। जब आप बच्चे पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हो, शिष्य सेवा दे रहे हो, तो जो आपके क्लाइंट्स हैं वो इतने बड़े बन जाएंगे, वही लड़ जाएंगे, उनके नाम के आगे आके जो आपका कंपटीटर है वो डर जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूं थोड़ा सा। गुरु की 5वीं दृष्टि कहाँ गई, दूसरे भाव पर, ठीक, 9वीं यहाँ पर। ये किसी भी 10th हाउस के लिए अप्लाई होगा, गुरु के लिए तो स्पेशल अप्लाई है। जब भी विवाद पड़े, चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो, हर एक को एक्सप्लेनेशन मत दो। आपका कॉम्पिटिटर जो है अपने आप परेशान हो जाएगा, वो गलती करे बिना मानेगा ही नहीं। ठीक है ना, इस चीज का इन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपनी जुबान गलत प्रयोग मत कर लेना, और सेवा पर हर वक्त ध्यान देना है। छठा भाव भी सेवा ही है, 12वां भी सेवा ही है। सेवा देते रहो, सेवा देते रहो, बच जाओगे। ठीक है ना। आलसी हुए, दिक्कत आएगी। अपने आप को, जैसे एक होता है ना, ब्राह्मण पे लाछन लांछन लग गया, अब वो क्या कर रहा है, हर एक को बताता फिर रहा है कि मैं ना सही हूं, मेरी गलती नहीं है। बताना ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जिसको काम होगा वो अपने आप आएगा। कलयुग चलता ही इस तरह से है। अगर काम है, तो आपकी बैकग्राउंड क्या है कोई मतलब नहीं है, लोग आपको बस उसी से देखेंगे, अभी क्या काम है तेरे से। ठीक है ना। गुरु 11वें भाव में,
और भाग्य तीसरे भाव में। यानी आई थिंक एक गलती करी मैंने। सप्तम भाव, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर, यानी जीवन साथी। तो श्रेष्ठ जीवन साथी, पार्टनरशिप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, और जीवन साथी से बहुत बड़ा सहयोग भी लाइफ में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग ये मानेंगे कि व्यापार में अच्छी तरक्की कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर के साथ लॉयल रहना, अपने जीवन के साथी के साथ भी, और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी, अपने ग्राहकों के साथ भी लॉयल रहना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज थोड़ी सी समझनी चाहिए। ठीक है ना। और आप कहते हो मेरे विवाह में ही मतभेद है, मेरी मैरिड लाइफ में ही मतभेद है, वही नहीं समझ रही मेरे से। धोखा देने में निपुण हो आप, या आपका बिहेवियर ही ऐसा बदल बन चुका है कि आपको धोखा देने में मजा आता है। घर में किसकी चलेगी, इस बात पे ही लड़ाई हो रही है। तो जो लाभ मिलने वाला था बहुत बड़ा, उससे आप वंचित रह जाओ। मतलब 11वें भाव में गुरु है, तो सबसे पहले तो अपने रिश्ते संभाल लीजिए, और वहां थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए तो झुक जाइए, क्योंकि लड़ाई सबकी आपकी ईगो को लेके ही होगी। और राजनीति का एक सिंपल सा उसूल है कि झुक जाओ जरूरत है तो। ठीक है ना। जहां आपका रिश्ता सुधरना शुरू हुआ लोगों के साथ, घर वालों के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो चीजें सुधरने शुरू हो जाएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये सुधरने के बाद फिर भाग्य की चाबी आपको मिलेगी। सप्तम भाव सिर्फ पार्टनर नहीं है, सप्तम भाव से डेली आमदनी देखी जाती है, विदेश भी देखा जाता है, विदेशी आमदनी भी देखी जाती है। ठीक है, वो सब चीजें भी खुल जाएंगी। 12वां भाव, 12वां भाव ऊंचाइयों का है। गुरु को क्या कहते हैं, एक ऐसा साधु जो सबसे हाइट पे जाकर बैठ गया, जो अब कुछ भी बोल दे वो बढ़िया माना जाएगा। गूढ़ ज्ञानी, और ऐसा साधु जो रहस्य जानता है। रहस्य क्यों जानता है, क्योंकि उसके ज्ञान में अष्टम भाव आ गया, यानी उसको जो ज्ञान है ना, अष्टम भाव का है। तो बड़े से बड़े रहस्य उसको पता है, रहस्य में शक्ति भी उसके अंदर है। ठीक है ना। और उसके पास जो डिवाइन एक्सपीरियंसेस है ना, वो खींचने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का 12वें भाव में गुरु है ना, उसको जो जीवन के एक्सपीरियंसेस है वो किसी किताब से भी बहुत ज्यादा महंगे हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव बिल्कुल बढ़िया प्योरिटी वाले हैं। गुण विद्याओं में रुचि भी होगी, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, ऑकल्ट साइंस, इन चीजों में रुचि बढ़ेगी। कोई बुराई भी नहीं है, सीख सकते हैं। ठीक है ना। और ऐसे लोगों को ना, ऐसे टॉपिक बड़े पसंद आएंगे जिनमें मृत्यु खोजी जाती हो या किसी का एंड रिजल्ट ढूंढना पड़ता हो। ठीक है ना, वो चीजों में देखी रुचि देखी जाती है। लेकिन ऐसे लोगों को गुरु बहुत सोच समझ कर ढूंढना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ऐसे लोगों को धोखेबाज गुरु मिलता है। उस चीज से इन्हें बचने की जरूरत होती है, क्योंकि बात वही आ रही है ना कि नवम दृष्टि में ही प्रॉब्लम आ गई ना, तो भाग्य का आधा पार्ट तो वहीं रुक जाएगा। तो किसी भी गुरु पर भरोसा कर लेना इनकी आदत है, लेकिन वही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत बनेगी, कमजोरी बनेगी। उसमें बचना चाहिए। ठीक है ना। अब जैसे मैंने बताया कि मृत्यु जैसे सब्जेक्टों पे इनकी रुचि होती है। अगर आपको ऐसे सब्जेक्ट में रुचि है तो ऐसी चीज ना अपने पास रखें, इनको शेयर ना करें ज्यादा। इस चीज से इन्हें बचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको नेगेटिव गुरु से, मतलब धोखेबाज गुरु से बचना है। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण यह है कि वो अपनी नेगेटिविटी आपको सौंप जाएगा।
एक तो होता है बचना, लेकिन 12वें भाव वाला गुरु जब मिलेगा ना किसी चोर बाबा से या किसी फ्रॉड इंसान से, तो इससे पता ही नहीं चलेगा कि उसकी जो फ्रॉड विद्या है ना वो इसने ले ली। और 12वें वाला गुरु वाला कब खुद एक फ्रॉडिया बन गया उसको खुद नहीं पता चलेगा। मतलब जहां ये हाई लेवल का आध्यात्मिक है, प्योर एक स्पिरिचुअलिटी के अंदर झलकती है, और कब ये पैसों का गुलाम हो गया, और इतना गुलाम हो गया कि इनके चेहरे से, इनकी बातों से वो चीज झलकने लग गई, इनको ही नहीं पता चलेगा, और ये बदनाम होते चले जाएंगे। तो इन्हें ना ऐसे लोगों की संगत नहीं बनानी जिनका व्यापार फ्रॉड पर चलता हो, और इनकी संगत में ऐसे बहुत लोग आएंगे। जरूरी नहीं हो कोई टीचर ही हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों से भी संगत नहीं बनानी, वो इनको बदनाम कर जाएगी। ठीक है ना। तो 12वें गुरु वाले को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, वही इनके लिए सबसे बढ़िया चीज है। और जिन गुड़ विषयों पे रिसर्च कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उनको शेयर करें, जरूरत नहीं है, अपने आप में ही ये बहुत अच्छा है। हाँ, अष्टम भाव से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जितना ज्यादा ये समझेंगे, अष्टम भाव की चीजों को ज्योतिष में माना जाता है कि ज्यादा उजागर करने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि ये हाउस ही डिमांड करता है कि भाई मेरे को मत बताओ, मैं डीप हूँ, डीप ही रखो। और अगर मेरे सब्जेक्ट्स को आप बाहर ला रहे हो ना, दुनिया में फैला रहे हो, तो आप इसको भुगतान भी कर सकते हो या करने पड़ेंगे। तो इसमें आप एक्सपीरियंसेस लो, लेकिन जरूरी नहीं है उसको शेयर करो। 12वें गुरु में इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। तो गुरु की नवम दृष्टि के बारे में हमने समझा आज। थैंक यू, धन्यवाद।